Hello everyone, I hope you all are fit and fine at home. So dear students, we will start with today's thought, that is, if you believe in yourself, things are possible. तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हो तो सब कुछ संभव है. Now we are going to start first lesson of history for class 9th, which name is the French Revolution. Firstly, we will discuss about revolution. What is revolution? तो students, when people rebel against their government, is called revolution. यानी कि जब लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं या गवर्नमेंट कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करती है जो लोगों को पसंद ना आए, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे रिवोल्यूशन. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम फ्रांस में किस तरह रिवोल्यूशन हुई, क्यों हुई और किसने की, और इसका पूरे वर्ल्ड पर क्या इफ़ेक्ट रहा, इस लेसन में हम ये सब देखेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये लेसन थोड़ा फ्लैशबैक मूवी की तरह है. जैसे कि किसी मूवी में पहले कोई इंसिडेंट दिखाते हैं और फिर स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. जैसे कि आपने सुशांत राजपूत की छिछोरे मूवी देखी होगी, या फिर गदर मूवी है. जैसे वहाँ पर पहले एक इंसिडेंट होता है और फिर उस इंसिडेंट को पूरी स्टोरी के साथ जोड़ा जाता है. ठीक ऐसे ही ये लेसन है, जिसमें हम पहले एक इंसिडेंट रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या इफ़ेक्ट रहा. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789. तो स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल डे की बात हो रही है. और कौन से डे की? 14 जुलाई 1789 की बात हो रही है. द सिटी ऑफ पेरिस, जो पेरिस शहर है, वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म. पेरिस शहर में आतंक का माहौल था. कब? 14 जुलाई को 1789 में. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. तो जो राजा था पेरिस का, लुई 16, उसने सेना को ऑर्डर दिया था कि वो सिटी में प्रवेश कर जाए. रिमोर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. और लोगों में ये अफवाह फैली हुई थी कि राजा जो है वो जल्दी ही ये ऑर्डर देने वाला है कि लोगों के ऊपर गोलियां चला दे, यानी कि आर्मी को वो ये ऑर्डर देने वाला है. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall. यानी कि टाउन हॉल के सामने कुछ 7,000 लोग, जिनमें कि महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, इकट्ठे हुए. कहाँ? टाउन हॉल के सामने. एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिशिया. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक जन सेना बनाएंगे, यानी कि एक सेना लोगों की बनाएंगे. दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. तो अगर वो सेना बनाएंगे तो उन्हें क्या चाहिए? आर्म्स चाहिए, हथियार चाहिए, क्योंकि राजा की सेना के साथ वो हथियारों के साथ ही लड़ सकते हैं ना. इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सरकारी बिल्डिंग्स थी, काफ़ी सारी सरकारी बिल्डिंग को तोड़ दिया. किसकी खोज में? हथियारों की खोज में. फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवार्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन. तो लास्ट में क्या हुआ कि सैकड़ों लोगों का एक ग्रुप जो था वो सिटी के पूर्वी साइड चल पड़ा, जहाँ पर क्या था? एक किला था स्टूडेंट्स, द बेस्टाइल. बेस्टाइल का किला जिसका नाम था, वहाँ पर वो लोग चल पड़े. और उस किले में जो प्रिजन बनाई हुई थी, राजा ने जेल बनाई हुई थी, वेयर दे होप टू फाइंड होल्डेड इम्यूनेशन. और जहाँ पर उन लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्हें क्या मिलेगा? गोला बारूद मिलेगा. इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड. और आर्मी के साथ जब उन लोगों ने फाइट की, तो इस फाइट में जो बेस्टाइल का जो किला था, उसका जो कमांडर था, कमांडर क्या हुआ? मारा गया. एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड. और जो कैदी थे वहाँ पर उन्हें आज़ाद करा दिया गया. थो देवर ओनली 7 ऑफ देम. और वो सिर्फ उस किले में या उस जेल में सिर्फ 7 कैदी ही थे. येट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल. क्योंकि बेस्टाइल का जो किला था उससे सब घृणा करते थे.
बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो क्योंकि ये जो था राजा की निरंकुश पावर का प्रतीक था कि राजा जो है अपनी मनमर्जी कर रहा है, वो लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए, और बेस्टाइल का जो किला था वो राजा का था, तो राजा के प्रति जब लोगों के अंदर घृणा थी तो वो उस किले को इसीलिए तोड़ देना चाहते थे। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलाइज्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स। तो किला जो था वो ढहा दिया गया, मतलब गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया, और उसके जो अवशेष थे जैसे कि ईंटें थी या पत्थर था, उनको मार्केट में बेच दिया गया उन लोगों को, दोज हु विश टू कीप ए सोविनर ऑफ इट्स डिस्ट्रैक्शन, जो कि इस किले की निशानी अपने पास रखना चाहते थे यादगार के रूप में, कि इस किले को वो याद कर सके। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ बता दूँ कि आज भी फ्रांस में जो 14 जुलाई जब आती है तो उसको बेस्टाइल डे के रूप में मनाया जाता है, कि इस दिन वहाँ रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई। एज ए फेस्टिवल इस डे को मनाया जाता है वहाँ पर। द डेज दैट फॉलोड सा मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। और इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस में तथा पेरिस के आसपास जो गांव वाला इलाका था वहाँ पर काफ़ी संघर्ष हुए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइज ऑफ ब्रेड। तो अधिकांश जो जनता थी वो विरोध कर रहे थे, किस चीज़ का वो विरोध कर रहे थे, जो ब्रेड मतलब खाने का जो ब्रेड है, पाव रोटी, जो उसकी कीमत बढ़ा दी गई थी, तो लोग इसका विरोध कर रहे थे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सा इट एज द बिगनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लीड टू द एक्सक्यूजन ऑफ द किंग इन फ्रांस। तो जो हिस्टोरियंस थे स्टूडेंट्स, जो इतिहासकार थे, वो इस घटना की शुरुआती कड़ियों को जोड़ रहे थे इस इवेंट के साथ, जो कि अभी हमने ऊपर देखा कि जो बेस्टाइल का किला तोड़ दिया गया था। इस इवेंट्स को जो वो जोड़ रहे थे कि ये जो है एक जो इस रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग इस इवेंट के साथ हुई, और इसका जो एंड हुआ, जो समापन हुआ, वो राजा को फांसी देने के साथ हुआ। तो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। तो उस टाइम बहुत से लोगों को ये आशा नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा कि राजा को फांसी दे दी जाएगी। उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इस इवेंट का ये रिजल्ट निकलेगा। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। तो ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये अब हम इस लेसन में रीड करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें पहले ये इंसिडेंट देखना पड़ेगा, तभी हमें समझ आएगा कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन की। आगे हम देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे। यहाँ नीचे स्टूडेंट्स बेस्टाइल के किले का एक चित्र है, जो कि पेंटर्स ने इसकी याद के लिए बनाया था ये। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं बुक पेज नंबर 4 पर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो कैसे बटी हुई थी, कैसे लोग थे, क्या करते थे वो, और वहाँ का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो सब अब यहाँ रीड करेंगे। इन 1774, कब की बात हो रही है स्टूडेंट्स, 1774 की, लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिलीज ऑफ किंग्स ascended द थ्रोन ऑफ फ्रांस। तो 1774 में जो लुई 16 था, बर्बन फैमिली का राजा, उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। तो स्टूडेंट्स ये याद कर लेना अच्छे से कि कौन राजा था, लुई 16 था, और कब बैठा, और वो किस फैमिली से बिलोंग करता था। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। और लुई का नाम जो 16 था, तो ये पहले एक ट्रेंड था स्टूडेंट्स की फैमिली का, जो भी नेक्स्ट बच्चा पैदा होता तो उसके साथ वो नेक्स्ट काउंटिंग जोड़ देते थे, नाम सेम रखते थे। जैसे लुई 16 है तो लुई 17, 18 एंड 15, 14, 13 ऐसे भी रहे होंगे। ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। और जब वो 20 साल का था तब उसकी शादी
ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से कर दी गई। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड द एम्प्टी ट्रीजरी, यानी कि जब नया राजा राजगद्दी पर बैठा तो जो ट्रीजरी थी, मतलब जो धन था, राजकोष जो होता है, राजा के पास जो खजाना होता है, वो खाली था, यानी लुई 16 को कोई खजाना नहीं मिला। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, और लंबे समय तक जो युद्ध चला जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, यानी कि जहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता था, वो सब क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। एडिड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमिनेंस पैलेस ऑफ वर्साई। तो वर्साई जो था स्टूडेंट्स, वहाँ पर लुई 16 का एक बड़ा ही शानदार महल था, और इस महल की शानो शौकत को बनाए रखने के लिए जो फिजूल खर्ची होती थी उसका बोझ भी एक रीजन रहा, जिसकी वजह से कि जो पैसा था वो ख़त्म हो गया। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो लुई 16 के अंडर में फ्रांस जो था स्टूडेंट्स, वो हेल्प कर रहा था अमेरिका की, और अमेरिका की 13 कॉलोनी जिन पर कि ब्रिटिश लोगों ने अपना कंट्रोल किया था, और जैसे कि हमारे इंडिया में भी ब्रिटिशर्स आए थे, तो ये उस टाइम ब्रिटेन के लोगों ने फ्रांस में भी कोशिश की, अमेरिका में भी कोशिश की अपना कंट्रोल करने की, तो इसीलिए ब्रिटेन के अगेंस्ट थे ये फ्रांस की गवर्नमेंट और अमेरिका की गवर्नमेंट, और इन्हीं का साथ लुई 16 ने दिया। जैसे कि युद्ध में सैनिकों का खाना और उनके कपड़े देना या हथियार देना, इन चीज़ों पर जो पैसे थे वो ज़्यादा वेस्ट हो रहे थे। द वार एडिड मोर देन ए बिलियन लिवरेज टू ए डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज। तो इस युद्ध के कारण एक तो पहले से ही जो 10 लिवरे जो कर्ज था फ्रांस पर चढ़ चुका था। लिवरे जो है स्टूडेंट्स, ये फ्रांस की करेंसी है, और उसके बाद और जो इसके बाद जो 2 बिलियन लिवरे का कर्ज जो है वो पहले से था, और 10 बिलियन लिवरे और चढ़ गया था। लेंडर्स मतलब जो कर्जदाता थे जिन्होंने पैसा उधार दिया था फ्रांस की गवर्नमेंट को, हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो जो कर्जदाता थे जिन्होंने उधार दिया था वो अब अपने लोन पर 10% इंटरेस्ट और लेना चाहते थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। तो इसलिए जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उन्हें अपनी इनकम का, अपने बजट का एक बहुत बड़ा भाग जो था वो इंटरेस्ट पेमेंट पर देना पड़ता था, यानी कि जितना कर्ज ले रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। टू मीट्स इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेज। तो अपने जो डेली के जो उनके खर्चे थे, जैसे कि आर्मी की मेंटेनिंग करना, कोर्ट और गवर्नमेंट चलाना, यूनिवर्सिटी चलाना, तो इनको डेली के खर्चे निकालने के लिए राजा ने क्या प्लान बनाया कि वो क्या कर दे, टैक्स को इंक्रीज कर दे, मतलब टैक्स को वो बढ़ा दे। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिसाइड, जबकि ये जो सिस्टम शुरू किया कि टैक्स इंक्रीज करके वो अपने खर्चे निकाल ले, तो ये भी काफ़ी नहीं था, इससे भी उसकी जो भरपाई थी वो नहीं हो पाती थी। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। तो 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। द ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट पेड टैक्सेज। तो 3rd स्टेट के जो मेंबर्स थे सिर्फ वही लोग टैक्स देते थे, बाकी जो 1st और जो 2nd स्टेट था वो लोग टैक्स नहीं देते थे। ओके, द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेज। तो जो सोसाइटी सिस्टम जो डिवाइड था स्टूडेंट्स, वो
मिडल एजेज से ही फ्यूडल सिस्टम को फॉलो कर रहा था। फ्यूडल सिस्टम एक टैक्स होता है स्टूडेंट्स की, जो कि किसानों पर लगाया जाता था, जो कि एक फिक्स कर दिया जाता था कि आपने अपनी फसल का 10% या 20% या 50% भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को देना है, चाहे उसमें किसान की फसल किसी साल खराब हो जाए तो भी उसे देना पड़ेगा, चाहे उसके पास खुद के पास ना बचे। द टर्म ओल्ड regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। तो 1789 से पहले जो फ्रांस में एक वर्ड यूज होता था स्टूडेंट्स, ओल्ड रेजिमी का, प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग होता था कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या है, राजतंत्र गवर्नमेंट है, उसके लिए ओल्ड रेजिमी वर्ड का यूज होता था। नेक्स्ट इज फिगर पॉइंट 2 shows how the system of states in French society was organized। तो ये फिगर देख लेते हैं, इसमें सिस्टम दिया गया है फ्रेंच सोसाइटी का कि वो कैसे ऑर्गेनाइज था। दिस इज फिगर पॉइंट 2। ये देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और फर्स्ट स्टेट में जो लोग थे वो क्लर्जी पीपल थे, यानी कि जो पादरी लोग होते हैं, जो चर्च के केयर टेकर होते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा चर्च थे फ्रांस में, और चर्च के केयर टेकर को क्लर्जी बोल रहे हैं। सेकंड स्टेट में थे नोबलिटी, यानी कि नोबिलिटी मतलब जो कुलीन वर्ग था, जो रिच लोग थे या जो राजा की फैमिली के बिलोंग करते थे वो लोग। एंड थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे एंड लायर्स थे, पीजेंट्स एंड आर्टिशंस थे, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स एक्सेट्रा, ये सब थर्ड स्टेट्स में थे। तो अब आपको समझ आया होगा कि इन दो स्टेट्स के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना था, सारा टोटली जो टैक्स पे करना था वो इन्हीं लोगों को करना था। ओके। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन का जो 90% था वो किसानों का था। हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। और इनमें से बस कुछ ही लोगों के पास अपनी ज़मीन थी जिस पर वो खेती करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। तो जो टोटल 100 में से 60% जो लैंड थी स्टूडेंट्स वो नोबल्स लोगों के पास थी, चर्च के पास थी या फिर अमीर लोगों के पास थी जो थर्ड स्टेट्स के थे। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे उनके पास ज़्यादा थी कंपैरिजन टू थर्ड स्टेट। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। तो फर्स्ट 2 जो स्टेट्स थे उनके जो मेंबर थे स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था कि क्लर्जी लोग मतलब पादरी और नोबिलिटी मतलब कुलीन वर्ग। इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। तो इन्हें कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे, कुछ स्पेशल अधिकार जो जन्म से इनके साथ थे। The most important of these was exemption from paying taxes to the states। और इनमें से एक जो सबसे मोस्ट जो राइट था वो ये था स्टूडेंट्स कि इन्हें कोई टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ता था। The nobles further enjoyed feudal privileges। तो जो कुलीन वर्ग था स्टूडेंट्स, जो नोबिलिटीज के लोग थे, उन्हें एक स्पेशल अधिकार भी था फ्यूडल का, मतलब वो किसानों से वो टैक्स ले सकते थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, जिसमें कि फ्यूडल ड्यूज था मतलब कि टैक्स वसूल करना जो कि वो किसानों से लेते थे। पीजेंट्स वर ओबिलाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। और जो किसान थे वो अपनी स्वामी की सेवा करते थे। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, अपने स्वामी के घर में और खेतों में काम करते थे। टू सर्वे इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, और आर्मी में भी सेवा देते थे, और जहाँ कहीं भी सड़क बनाने का काम चलता वहाँ भी वो लोग अपना काम कराते थे उन लोगों का। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेज कॉल्ड टाइथ फ्रॉम द पीजेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो चर्च था वो भी किसानों से टैक्स लेता था और उस टैक्स को टाइथ कहते थे। ये स्टूडेंट्स अच्छे से सुन लीजिएगा कि चर्च जो था वो किसानों से टैक्स लेते थे जिसको टाइथ्स कहते थे। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। और सभी थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर थे वो स्टेट को भी टैक्स देते थे, मतलब गवर्नमेंट को भी टैक्स देते थे, यानी कि वो एक टैक्स तो चर्च को देते थे जिसे टाइथ कहता है, और जो
स्टेट को टैक्स देते थे उसे टाइल कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंस लर्न कर लेना कि टाइथ और टाइल में क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज विच वर लिव्यूड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट और तंबाकू, और इनके अलावा और भी बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेज भी थे जो थर्ड स्टेट के लोग देते थे, जैसे कि नमक यूज करने का टैक्स, तंबाकू यूज करने का टैक्स। मतलब ये छोटे छोटे टैक्स तो काफ़ी सारे थे। आप अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि थर्ड स्टेट के लोगों को क्या बचता था। वो चर्च को टैक्स देते थे, गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, और एक्स्ट्रा जो टैक्स थे वो भी पे करते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेज वाज बोर्ने बाय द थर्ड स्टेट अलोन। तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ थी स्टूडेंट्स, यानी कि राज्य का जो वित्तीय कामकाज था जिससे कि पैसा आता था राज्य में सरकार के पास, वो सारा किसकी वजह से आता था? थर्ड स्टेट की वजह से, क्योंकि सारा ही बर्डन जो था टैक्स पे करने का वो किस पर था? थर्ड स्टेट पर था। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ न्यू वर्ड्स दिए गए, यहाँ लिवरे है, कैलर्जी है और टाइथ एंड टाइल है। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। और भी काफ़ी सारे 1 मार्क के क्वेश्चन हैं यहाँ, जैसे कि लुई 16 की वाइफ का नाम क्या था, वो कब राजा बना, और उसकी वाइफ कहाँ से थी, उसको उसका खजाना खाली क्यों हो गया। ये सब आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।